देश है, खास करके भारत जैसा देश है जहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत सामाजिक वर्गों के लोग यहाँ पर हैं, जिसमें आप देखिए 6000 जातियों का एक तरह से ये समूह है। लोकतंत्र ने इनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। अब इन लोगों का अगर अलग अलग संस्थाओं में सबका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो ये देश असल में देश नहीं बनता है। राष्ट्र क्या है, मतलब एक नक्शा है या एक झंडा है या एक राष्ट्रगान है, क्या इससे देश बनता है? मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि देश जो है वो देश के लोगों से बनता है, देश के लोग जो हैं वही देश है। तो इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर इस देश की सत्ता वेस्ट करती है, जहाँ पर सत्ता निहित है, उन जगहों पर सब लोगों को होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, एक तो बेसिक चीज़ यहाँ पर है। दूसरी चीज़, जहाँ तक ज्ञान की बात है, ज्ञान का कोई भी काम भी आगे बढ़ सकता है, जबकि ज्ञान में बहुत सारे लोग कम्पीट करें तभी ज्ञान का विकास होता है। आप देखेंगे यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ या साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है, ये तब होता है जब उत्पादक शक्तियाँ, उत्पादक जो जातियाँ हैं, जो प्रोडक्शन में लगे हुए लोग हैं, वो यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तब ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान कभी भी नॉन कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। अगर आप कल्पना कीजिए कि एक या दो जाति का ज्ञान में कंट्रोल है, और एक दूसरा सिनेरियो मैं देता हूँ जहाँ पर 6000 जातियों के लोग ज्ञान में कम्पीट कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं जब समाज के हर जाति के, हर वर्ग के लोग ज्ञान के क्षेत्र में आएंगे तो ज्ञान का विकास होगा। आप देखिए भारत का कितना बड़ा डेफिसिट है। ये 2000 साल में भारत में कोई आविष्कार नहीं होता है। आविष्कार दरअसल हो ही नहीं सकता है जबकि कॉम्पिटिटिव माहौल ना हो। दूसरी चीज़, जब तक कि जो उत्पादक जातियाँ हैं, जो पैदा करती हैं, जो काम करती हैं, मेहनत करती हैं, ज्ञान असल साइंस क्या है, जैसे आप देखिए वो एक जो फिल्म आई थी मेरे ख्याल से 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान एक जगह कहते हैं मशीन क्या है? मशीन है जो किसी चीज़ को आसान बनाता है, वो मशीन है। तो जो मेहनत करता है वो अपने काम को आसान बनाने के लिए मशीन के बारे में सोचता है कि कैसे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये वॉशिंग मशीन, मुझे रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं, तो मैं कल्पना करूँगा कि मेरे पास एक अगर मशीन हो तो कपड़े धो दे। सारे आविष्कार इस तरह से हुए हैं। आप देखिए कि सारी उस तरह के वर्गों ने भारत दुनिया में ज़्यादातर आविष्कार किए हैं। भारत में क्योंकि जो उत्पादक जातियाँ हैं वो ज्ञान के क्षेत्र में आई ही नहीं, तो यहाँ आविष्कार नहीं हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान के क्षेत्र में तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व हो, सारे जातियों और वर्गों के लोग ज्ञान के क्षेत्र में आए, यूनिवर्सिटी में आए, और एक भारत को भी ज्ञान के क्षेत्र में वही बनाने की कोशिश करें जो यूरोप या अमेरिका है। मेरिट का जो ये कॉन्सेप्ट है, इससे मेरी असहमति है। और इसका जो रेशियल कॉन्सेप्ट है कि किसी खास जाति, वर्ग या धर्म में पैदा होने की वजह से कोई आदमी मेरिटोरियस हो सकता है। मेरिट क्या है कि आपको शिक्षा के अवसर, आपके आसपास का एनवायरनमेंट। मैं एक ऐसे अगर परिवार में इस्तेमाल में पैदा हुआ हूँ जहाँ हर दिन ये बात हो रही है कि फलाने जी के चाचा वाइस चांसलर बन गए, वो जज बन गए, तुमको डॉक्टर बनना चाहिए। तो इस इन्वायरमेंट में पैदा हुआ एक बच्चा, और एक बच्चा अगर जो जिसको है कि कल के खाने की गारंटी नहीं है और 10 साल होते होते उसको काम में लग जाना है, इन दोनों को आप 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में कहेंगे कि आप एक रेस में दौड़ जाओ, तो ये हो नहीं सकता है। आप उस एनवायरनमेंट को मैच कहाँ कर रहे हैं? तो मेरिट जो है ये अवसर है, मौका है। आप एक समय इसमें शहर में गन्ना चुनने वाले एक बच्चे को मैं 5 साल का है, जिसको सबसे अच्छे स्कूल में डाल दूँ और उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे दूँ, वो IAS बन के दिखा सकता है। वो इतनी सिंपल चीज़ है। अगर वो जज नहीं बन सकता, जज भारत में इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जज के लिए तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। जज वो 5 जज तय कर लेते हैं कि इनको बनाना है। तो इस सिस्टम में तो भाई उनकी जो रिश्तेदार हैं, जान पहचान के हैं, पॉलिटिकल पुल्स एंड प्रेशर से जो लोग आ रहे हैं, जज तो उन्हीं को बनना है। तो मेरिटोरियस आदमी इस देश में ब्यूरोक्रेसी को लीड कर सकता है, इस देश को चला सकता है, इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जज नहीं बन सकता है। यूनिवर्सिटी सिस्टम भारत में जो है, अगर आप इसको भारत की कंटिन्यूटी में देखें तो एक तरह से गुरुकुल सिस्टम का एक्सटेंशन ही भारत में यूनिवर्सिटी सिस्टम में आता है। क्योंकि परंपरागत रूप से कुछ जातियों के पास ज्ञान की सत्ता थी, गुरुकुलों में जाने का अधिकार हर किसी को नहीं था, क्योंकि गुरुकुल जो चला रहे थे वो छुआछूत मानते थे, सबको आने नहीं दे सकते थे। उनके दिमाग में था कि ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ज्ञान के क्षेत्र में बाकी लोग आए ही नहीं। ये स्थिति अंग्रेज़ों के आने के बाद थोड़ी सी बदलती है कि अंग्रेज़ों ने पहली बार जब वो क्रिश्चियन मिशन स्कूल चलाते हैं तो उसमें वो बाकी लोगों को घुसने देते हैं। उसी समय आप देखेंगे कि सावित्रीबाई फुले पहला लड़कियों का स्कूल खुलती है जो तमाम जातियों के लिए था। तो ज्ञान का जो विस्तार होता है ये उस समय होता है, लेकिन ज्ञान में कंट्रोल जो है वो जो खास करके ब्राह्मणों का जो है वो ख़त्म नहीं होता है, वो एक लेवल पर बना रहता है। यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर अभी भी
आप देखेंगे तो ये सवर्ण वर्चस्व जो है लगभग 70 to 80% इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम में मौजूद है। मैं उदाहरण देता हूँ। भारत में कुल मिलाकर 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का वाइस चांसलर है और शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर है और एक ओबीसी वाइस चांसलर है। बाकी सारे के सारे वाइस चांसलर जो हैं वो हिंदू सवर्ण मुख्य रूप से और एक दो मुसलमान, ये लोग आमतौर पर वाइस चांसलर हैं। अब ज्ञान के क्षेत्र में अगर इतना ज़्यादा कंट्रोल किसी एक सोशल क्लास का हो, अगर ये क्लेम हो कि देखिए हम ज्ञान पर कंट्रोल करते हैं और इस देश को ज्ञान के क्षेत्र में बहुत महान बना देंगे, तो क्लेम भी तो नहीं है। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आपका कोई नाम निशान नहीं है, आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास पेटेंट्स नहीं है, आपके इस्तेमाल की जाने वाली एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका भारत में आविष्कार हो रहा है। हम फेसबुक यूज़ करते हैं लेकिन फेसबुक हम बना नहीं सकते, हम गूगल यूज़ करते हैं, गूगल बना नहीं सकते, हम इंस्टाग्राम यूज़ करें, इंस्टाग्राम बना नहीं सकते, व्हाट्सएप को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे घर की हर चीज़ आविष्कार की हुई कहीं ना कहीं यूरोप और या अमेरिका से बन के आ रही है। तो ये प्रॉब्लम असल में है कि ज्ञान के क्षेत्र में जिनका कंट्रोल है वो डिलीवर करके देना। हमारा ज्ञान पे कंट्रोल है, हम भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाएंगे, ये क्लेम भी कायम का। आप सोशल साइंस में कौन सी एक थ्योरी भारत का के बनाए हुए आप पढ़ते हैं? सारी थ्योरीज आप मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम, आप तमाम थ्योरीटिशियन जो हैं इंडियन यूनिवर्सिटी में भी भारत की कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम है। असल में होना तो ये चाहिए कि ज्ञान के क्षेत्र में हमारा कंट्रोल था, हम डिलीवर नहीं कर पाए, हम आपके लिए जगह छोड़ते हैं और आप भी आइए, सब मिल के कुछ करते हैं। ये उदारता दरअसल मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मिसिंग है। आज़ादी के समय में SC ST के लोग आमतौर पर यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं थे, एक बहुत रेयर एक दो कहीं मिलते होंगे। आज़ादी के बाद रिजर्वेशन का सिस्टम आया, लेकिन फैकल्टी में रिजर्वेशन बहुत देर से लागू होता है। कुछ टीचर एक दो यूनिवर्सिटी में आपको शेड्यूल कास्ट के 2 आदमी है, कहीं शेड्यूल ट्राइब के 1 आदमी, इस तरह से उसको आपको दिखेगा। इसके बाद 90 के आसपास एक देश में चेतना आती है, मंडल कमीशन आता है, जिसके बाद से भारत की जो 85% आबादी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC की, इसमें से कुछ लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम में आने लगते हैं। उस समय 200 पॉइंट का एक रोस्टर बनता है कि इस तरीके से लाया जाएगा। वो सिस्टम बहुत शानदार सिस्टम नहीं है, क्योंकि उस सिस्टम के 15 साल बाद भी जो यूनिवर्सिटी है उसमें 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोग नहीं होते हैं, जो कि संविधान के हिसाब से होने चाहिए। अब जो सिस्टम बनाया जा रहा है इसमें अब जितने लोग आ चुके हैं या 15-16% लोग आ चुके हैं, ये भी नहीं आएंगे, ऐसा सिस्टम UGC बना रही है। और मैं बताता हूँ क्या है। अभी तक क्या था कि यूनिवर्सिटी में 100 टीचर हैं, तो उसमें शेड्यूल कास्ट के आपके लोग, OBC के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग मिला के 49% टीचर्स उनमें आने चाहिए। बेईमानी से उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। अब UGC ने ये व्यवस्था दी है कि हर डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन लागू होगा, पूरे यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि आजकल छोटे डिपार्टमेंट हो गए हैं, इतिहास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री एक डिपार्टमेंट है, यूरोपियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, अमेरिकन हिस्ट्री है, इस तरह से डिपार्टमेंट बन गए हैं। अभी प्राचीन भारत एक डिपार्टमेंट है, उसमें अगर 2 टीचर हैं तो वहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है 7.5%, या शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है 15%, या OBC का जो रिजर्वेशन 27%, ये लागू कैसे होगा? इसका मतलब ये रिजर्वेशन जैसे डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा, डिपार्टमेंट बहुत छोटे हैं, तो रिजर्वेशन दरअसल लागू ही नहीं होगा। तो UGC अब जो करने जा रहा है या कर चुका है, इसकी वजह से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के इक्का दुक्का लोग भी सिस्टम के अंदर आ रहे थे, उनका आना भी रुक जाएगा और एक तरह से यूनिवर्सिटी सिस्टम वहाँ चला जाएगा जो गुरुकुलों में 1000 साल पहले के एक ही जात के लोग पढ़ाते थे और एक ही जात के लोग पढ़ते थे, क्योंकि वही टीचर तय करेंगे कि कौन लोग स्टूडेंट होंगे, वो इंटरव्यू में वही नंबर देंगे, पास फेल वही करेंगे। तो इस वजह से जो समस्या आने वाली है वो बहुत भयानक समस्या आने वाली है, और सिर्फ टीचिंग में नहीं बल्कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी SC ST और OBC लगभग मिसिंग हो जाएगा। नहीं, देखिए ये टोटल जो परसेंटेज है SC ST और OBC के मिला के, ये आंकड़े आमतौर पर सरकार देने से कतराती है। यूनिवर्सिटी लेवल पर आप जैसे पता कर ले सकते हैं कि JNU में सिर्फ आपको OBC के 2 टीचर हैं, और वो दोनों भी जनरल कैटेगरी से आए थे एक समय में, अब OBC में उनको गिन लिया गया है। शेड्यूल कास्ट के टीचर भी कम है। कोई एक यूनिवर्सिटी इस समय देश में नहीं है जो कि कोटा पूरा कर रही है। अब कोटा नहीं पूरा हो रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, उसको रोकने का एक विधान अब UGC ले आ रही है। अभी तक ये था कि आमतौर पर परमानेंट फैकल्टी पोजीशन में विज्ञापन नहीं निकल रहे थे, टीचिंग पोस्ट में विज्ञापन नहीं निकल रहे थे। अभी जैसे ही इनका ये सिस्टम आया कि डिपार्टमेंट वाइज होगा, रिसोर्सिएशन लागू नहीं होगा, आप देखेंगे कम से कम 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धड़ाधड़ करके वो विज्ञापन जारी कर दिए, और स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी देखा देखी जारी कर दिया।
तो कोशिश इनकी ये होगी कि जब तक सरकार इस मामले में कुछ करती है जनता के दबाव में, इससे पहले वो अगले 20 साल के सारे रिक्रूटमेंट फुल करके वो चले जाएंगे और इसके बाद कोई रिजर्वेशन दरअसल अगले 20 साल तक आप मांग लेंगे, लागू भी रहेगा, लेकिन रियल में आपको लागू नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इस मामले में कोर्ट का खेल खेलना बंद करे और तत्काल ऑर्डिनेंस लाकर यूजीसी के नोटिफिकेशन और उससे रिलेटेड जो कोर्ट का फैसला है उसको बदले। कभी भी इस देश में ये अनाउंसमेंट नहीं होगा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन इन कनिंग तरीक़ों से, इन धूर्त तरीक़ों से रियल टर्म में आरक्षण लागू नहीं रहेगा और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। घोषणा नहीं होगी। जैसे अभी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा जून में और वहाँ 14,000 एम्प्लॉई हैं। अगला जब रिक्रूटमेंट एयर इंडिया का होगा तो क्या वहाँ रिजर्वेशन बचेगा? इस तरह से रिजर्वेशन खत्म होगा। रिजर्वेशन ऐसे नहीं खत्म होगा कि अब आज से इस तारीख से सरकार घोषणा करती है कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है। रिजर्वेशन इस तरीके से खत्म होगा, डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा। आपको सारे पोस्ट जो हैं वो टेम्प्रेरी कर दिए जाएंगे। अभी रेलवे में जैसे कि सफाई का काम आपने टेम्प्रेरी कर दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी सफाई का काम आपने टेम्प्रेरी कर दिया। अब एक आदमी को 30,000 रुपये का पैसे मिलते थे, 30,000 रुपये महीने में मिलते थे, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, घर खरीदने की बात सोचता था, बाइक या कार खरीदने की बात सोचता था। अब वो काम फिर से 7,000 रुपये का कर दिया गया, सफाई का काम। अब वो बच्चा पढ़ाएगा, बाइक खरीदेगा, घर खरीदेगा, ढंग से जीने की कोशिश कैसे करेगा? सरकार ने दरअसल रिजर्वेशन खत्म नहीं वो करने वाली है, घोषणा नहीं होने वाली है, लेकिन कर जरूर देगी। ये दरअसल इस देश में हो चुका है और ये यही प्रक्रिया इस समय चल रही है।